नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर के इकाई संख्या 1 से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको बीए के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है, तो उसी से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 1 यानी यूनिट नंबर 1 से संबंधित होंगे और इससे बाहर कुछ आपका आने वाला है नहीं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी वाले क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं, एमसीक्यूज टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है इकाई संख्या 1 से बनने वाले। ऐसे ही इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 ऐसे ही आने वाले समय में वीडियो आती रहेगी। तो इस तरीके से चूंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये लेक्चर होने वाला है। और उसको ध्यान में रखते हुए शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक रोचक पहल है, जिसमें यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही बारीकी के साथ करवाई जाएगी। पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 1, इससे पहले चैप्टर संख्या 1 आपने देखा होगा, सिलेबस डिस्कशन देखा होगा इसका। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्या आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है इकाई संख्या 1 के। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सिनिक शिष्य था। सिनिक जो है किसका शिष्य था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिनिक जो था ये किसका शिष्य था? सिनिक शिष्य था किसका? क्रेटीज का। किसका शिष्य था? क्रेटीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टोइक दार्शनिकों के विचार का केंद्र था साहित्य, मानव, प्रकृति या संपत्ति? बताएं। तो स्टोइक दार्शनिक जो थे, इनके जो विचारों का केंद्र में था वो थे प्रकृति। प्रकृति को केंद्र में रख करके इन्होंने काफ़ी काम किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी नेचर इनके विचारों के केंद्र में रहा है स्टोइक दार्शनिकों के। प्रश्न अगला है, जीवन को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए किसका कथन है? जीवन को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जीवन को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए यह कथन स्टोइक विचारधारा का है, स्टोइक का है। ठीक है, किसका है? स्टोइक का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, लेटर फ्रॉम स्टोइक किसकी कृति है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? लेटर फ्रॉम स्टोइक किसकी रचना है? जीनो, ग्लाउकन, क्रेटीज या स्टोइक? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेटर फ्रॉम स्टोइक जो रचना है बेटा, ये किसकी है? ये स्टोइक की ही रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? ये स्टोइक की रचना ही है। ठीक है, रॉबिन कैंपबेल भी एक प्रकार से इसको लेकर के जाने जाते हैं। क्लियर? इसको 1969 में रॉबिन कैंपबेल ने इस पत्र को दोबारा से लिखा। हालांकि इसको लिखने वाले लेटर फ्रॉम स्टोइक ये स्टोइक की ही रचना है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षा एपिक्यूरियन देते हैं? एपिक्यूरियन जो है कौन सी शिक्षा देते हैं भैया? एपिक्यूरियन जो है वो देखें, मनुष्य को अपना या अपने आकांक्षाओं का परिसीमन करना चाहिए, पहली बात कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं एपिक्यूरियन की मनुष्य सुख की प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति चाहता है। हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमारे जीवन में सुख आए और दुख जो है हमारे जीवन से चला जाए। तीसरी बात, मनुष्य को पारिवारिक जीवन से अलग रहना चाहिए, ऐसा भी एपिक्यूरियन जो है अपनी शिक्षा में बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी विचार जो है ये एपिक्यूरियन शिक्षा के माध्यम से देते हैं या शिक्षा देते हैं कि ताकि व्यक्ति ऐसे रहे। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, विश्व नागरिकता का प्रतिपादन किसने किया? विश्व नागरिकता का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट से आप बताएं। विश्व नागरिकता का प्रतिपादन जो है किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जीनो महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्व सुकराती दर्शन यानी सुकरात से पूर्व जो दर्शन है किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व सुकराती दर्शन को हम लोग किस नाम से जानते थे? पूर्व सुकराती दर्शन को हम लोग जानते थे प्रारंभिक यूनानी दर्शन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। द नेचर ऑफ थिंग्स नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? द नेचर ऑफ थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द नेचर ऑफ थिंग्स जो पुस्तक है किसने लिखी है?
द नेचर ऑफ थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है भैया? बिल्कुल ल्यूक्रेशियस नाम के विद्वान इन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न है, पूर्व सुकराती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पूर्व सुकराती शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका एबरवार्ड। एबरवार्ड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। एपिक्यूरियन वाद के अनुसार 10वां क्वेश्चन से, एपिक्यूरियन वाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा सभी बने हैं, बताएं। एपिक्यूरियन वाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा जो बने हैं वो किससे बने हैं? वो आकाश से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? आकाश से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। एपिक्यूरियन वाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया, बताएं। एपिक्यूरियन वाद जो है, बताएं, एपिक्यूरियन वाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया? तो 306 या 7 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका 306 ईसा पूर्व, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एपिक्यूरियन वाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो एपिक्यूरियन जो दर्शन है ये एक प्रकार से यूनान का दर्शन है, ठीक है, सॉरी ग्रीक, एपिकुरस ने करी थी एपिक्यूरियन वाद की स्थापना, ठीक है। और बेसिकली यह आप बात की जाए तो यूनानी दार्शनिक है, तो यूनान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान, ठीक है। उत्पत्ति वैसे इसकी ग्रीस में हुई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस में उत्पत्ति होती है, लेकिन यूनान में इसकी एक प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 13 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति समाज में सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता, बताएं, ये किसने कहा था? व्यक्ति समाज से सर्वथा मतलब कि सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता, ये बात स्टोइक विचारधारा या स्टोइक की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित दार्शनिकों में से कल्पनावादी कौन है? इनमें से कल्पनावादी कौन है, बताएं। तो प्लेटो एक कल्पनावादी विचारक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का उद्देश्य क्या रहा है? तो संपत्ति विषयक साम्यवाद का उद्देश्य जो रहा है प्लेटो का, वो राजनीतिक रहा है। ये कहते हैं कि एक राजा एक सैनिक को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर वो संपत्ति रखेगा तो संपत्ति को और बढ़ाने के चक्कर में अपने मतलब कि लोभ और मोह में फंसता चला जाएगा। इसलिए सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को संपत्ति से दूर रहना चाहिए, ताकि उसको लोभ और मोह ना सताए। परिवार से भी दूर रहना चाहिए, ऐसा प्लेटो मनाते हैं, आदर्श राजा की क्वालिटी। एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन का केंद्र क्या था, किस देश में, बताएं। एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन का केंद्र जो था यूनान था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो का आदर्श राज आधारित है। प्लेटो का आदर्श राज जो है वो किस पर आधारित है भैया? प्लेटो का आदर्श राज जो है वो न्याय पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? देखें, द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन, द लॉज, ये तीनों पुस्तकें, रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज, ये प्लेटो ने पुस्तक लिखी है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार आपके हुए। द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, द स्टेटसमैन पुस्तक के लेखक कौन है और द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे प्लेटो। ये तीनों पुस्तकें परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने, ठीक है। किसने लिखा है? मैकियावेली। आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है, और बहुत विद्वान आदमी था मैकियावेली। तो द प्रिंस नाम की पुस्तक किसी ने लिखी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, किसने कहा था? मानसिक रोग को मानसिक औषधि के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रिपब्लिक किसने लिखी है? तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स, ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं अरस्तु, ध्यान रखेंगे इस बात को। दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है किसको बेटा? प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 22 नंबर, रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शासन सत्ता
केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए, किन लोगों के हाथ में, जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे होते हैं, यानी लोभ और मोह से जो परे होते हैं, यह एक प्रकार से आर्थिक स्वार्थ से परे हों या इहलौकिक आकर्षण मोह से परे होते हैं, वो एक प्रकार से शासन और सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो जो है अपने जो है आदर्श राजा की जो है विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि एक राजा को सबसे पहली बात तो संपत्ति और दूसरी बात उसको जो मतलब कि जो मोह है उससे दूर होना चाहिए, संपत्ति के मोह से और स्त्री के मोह से दूर होना चाहिए, ठीक है। उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने परिवार के लिए वो व्यक्ति काम करेगा, उसके लिए कोई एक देश ही परिवार हो, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्लेटो। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो प्लेटो ने इनमें से देखें दी स्टेटसमैन पुस्तक प्लेटो की है, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू की है, ठीक है, अरस्तू की पुस्तक है। द प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक है, मैकियावेली की पुस्तक है, ठीक है, मैकियावेली की पुस्तक है। और अगली जो पुस्तक आपकी लिखी हुई है पॉलिटिकल फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक बताए कौन है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक चले इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का वास्तविक नाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ चुका है, अरिस्तोक्लीज इनका वास्तविक नाम था प्लेटो का। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, यह नाम उनके दादा के नाम पर रखा गया था। प्लेटो को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, प्लेटो को हिंदी में अगर देखें, देखिए प्लेटो शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, अफलातून भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटो को हिंदी में क्या कहते हैं, अफलातून, लिख लीजिएगा। प्लेटो को हिंदी में क्या कहते हैं, अफलातून कहते हैं। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज था, ये नाम इनके दादाजी के द्वारा रखा गया था, ये बात आप यानी दादा के नाम पर रखा गया था, क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, प्लेटो का जन्म हुआ था बेटा 427 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, प्लेटो का। इसके अलावा और भी पॉइंट आप इनको लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यूनान के रहने वाले थे, सोलन घराने में इनका जन्म हुआ था, यह बात ध्यान रखेंगे। और एथेंस के अरिस्टोन जो थे, इनके पिता का नाम था अरिस्टोन, एथेंस के अंतिम राजा को कोडर्स के वंशज तथा माता पेरिकतियोन यूनान के सोलन घराने से थीं और उन्हीं से एक प्रकार से प्लेटो का जन्म हुआ। तो प्लेटो जो है कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। प्लेटो प्रसिद्ध दार्शनिक थे यूनान के, इनके सुकरात के ये शिष्य थे प्लेटो, और अरस्तु के गुरु थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था, प्लेटो के गुरु का नाम था, क्या नाम था प्लेटो के गुरु का, सुकरात इनके गुरु का नाम था। और इनके शिष्य कौन थे, अरस्तु, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरिस्टोटल, तो अरस्तु इनके चेले थे और गुरु इनके थे सुकरात, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय अपने ऊपर लिया, द रिपब्लिक पुस्तक लिखी, ठीक है। न्याय सिद्धांत के बारे में इन्होंने राज्य के बारे में बताया, आदर्श राज्य की कल्पना करी, कई सारी चीज़ें बताई इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा, सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा था, प्लेटो ने ही कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है किसने कहा था, प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में कहा था, सॉरी किसने कहा था, सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है, इसको सिफालस ने कहा था, किसने कहा था, सिफालस ने कहा था, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है या मानव मस्तिष्क की उपज है, ऐसा किसने कहा था, प्लेटो ने ही कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, किसने कहा, नागरिकों में कर्तव्य की भावना ही न्याय सिद्धांत है, इस बात को भी प्लेटो ने ही कहा था। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ चुका है।
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है गणित का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है, उच्च शिक्षा 20 वर्ष से बाद शुरू होती है, 20 वर्ष से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है या हमारे कोर्स में शामिल होना है तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, PDF नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। SMS करें 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, इस नंबर पर आपको SMS करना है। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कैसे? आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलने का प्रयास रहेगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं कि पॉलिटिकल साइंस का ही मिलेगा। इसका आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये MCQ चल रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का लिखित भी करवाया, तो यानी कि आपका लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की व्यवस्था करी जाएगी। केवल पॉलिटिकल साइंस की ही नहीं बल्कि सभी विषय की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपये में होगी। सभी विषय की तैयारी, ठीक है, केवल 100 रुपये में। तो फीस कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग 1-1 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन केवल 100 रुपये में आपकी फ़ीस रखी गई, वो भी सारे सब्जेक्ट की फ़ीस रखी गई है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया तैयारी होती है और निश्चित तौर पर इससे बेहतर आपको कहीं कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 1 की क्लास हो रही है। ऐसे ही कल या परसों 2-3-4 दिन में यूनिट नंबर 2 की क्लास आएगी। ऐसे ही आगे हम अलग अलग सब्जेक्ट की चर्चा करते रहेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था भैया सुकरात। ठीक है, प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। 34 नंबर प्रश्न, प्लेटो का साम्यवाद था। प्लेटो का साम्यवाद जो है वो एक प्रकार से किसके लिए था? प्लेटो का जो साम्यवाद है बेटा वो किसके लिए है? प्लेटो का साम्यवाद जो है किसके लिए है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो का साम्यवाद जो है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। किसके लिए है? अभिभावक वर्ग के लिए है। सैनिक और जो एक प्रकार से शासक वर्ग है उसके लिए है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है, रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय किससे संबंधित है? तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये एक प्रकार से किस पर आधारित है? रिपब्लिक जो है वो पुस्तक जो है किस पर आधारित है बेटा? तो वो न्याय संबंधी पुस्तक है। न्याय के बारे में रिपब्लिक पुस्तक में खूब बताया गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी रिपब्लिक पुस्तक जो है वो न्याय के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी व्याख्या करती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है इनकी पुस्तक जो है द रिपब्लिक में ही बताया गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो प्लेटो जो है बहुत ही विद्वान आदमी। प्लेटो को लेकर के मैंने पूरे जो प्रश्न बनते थे वो सब कुछ मैंने आपको प्लेटो वाला करवा दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मैं करवा रहा हूँ। देखिए, प्लेटो की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था जिसे यूरोप का प्राइमरी विश्वविद्यालय कहा जाता है उसका क्या नाम था? प्लेटो की शिक्षा संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो की शिक्षा संस्था का क्या नाम था भैया? स्पार्टा स्कूल। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह कथन किसका है? तो प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, ये मैक्सी महोदय का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? प्लेटो का जन्म जो हुआ था एथेंस में हुआ था। ठीक है, प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्लेटो का जन्म, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एथेंस के कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था 427 ईस्वी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ग्रीस में पड़ता है एथेंस। क्लियर, आगे देखते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक कहा जाता है, यह धार्मिक ग्रंथ है या फिर राजनीतिक है या सामाजिक है या आर्थिक है? तो प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है ये कैसा ग्रंथ है भाई? प्लेटो की द रिपब्लिक पुस्तक किस प्रकार का ग्रंथ है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक? तो द रिपब्लिक जो पुस्तक है ये कैसा ग्रंथ है भैया? एक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, यह राजनीतिक ग्रंथ आप कह सकते हैं। राजनीतिक छोड़ो, ये एक सामाजिक ग्रंथ है। ठीक है, कैसा ग्रंथ है? क्योंकि उस समय सामाजिक शास्त्र ही व्यवस्थित था, पॉलिटिकल साइंस का उदय नहीं हुआ था, तो ये एक सामाजिक ग्रंथ ही है।
ठीक है, राजनीति से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन राजनीति का ही एक भाग होता है, मतलब समाज का एक भाग होता है राजनीति, तो उससे भी रिलेटेड है। न्याय का भय, न्याय भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर, किसका कथन है बताएं। न्याय भय का शिशु है, किसने कहा था? ग्लाउकन महोदय ने कहा था, ग्लाउकन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए किस विद्वान ने कहा कि मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य ही न्याय है। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य यही न्याय है। ये बात केटलिन ने कही थी, केटलिन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा जो है मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये प्लेटो ने ही कहा था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने ही दिया है। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, जीनो किसका शिष्य था? जीनो जो है किसका शिष्य था भैया? जीनो जो है क्रेटीज का शिष्य था। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य क्या था? स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य क्या है भाई? स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना। सा ऑप्शन। एपिक्यूरियन का मानना है कि लोगों को जीवन में हासिल करना चाहिए क्या? तो लोगों को जीवन में क्या हासिल करना चाहिए? शांति हासिल करना चाहिए। बा ऑप्शन। स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन कब किया गया? स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन जो किया गया 300 ईसा पूर्व के आसपास किया गया। सी ऑप्शन। स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप किसने दिया? स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप दिया था मतलब कि क्रिसियस ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। स्टोइक विचारधारा के समर्थक थे। स्टोइक विचारधारा के समर्थकों में किसका नाम आता है? स्टोइक विचारधारा के समर्थक जो थे उनका नाम था सेनेका। स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तन किसने किया? तो जीनो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने ही दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 52 नंबर प्रश्न है। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? 347 से 48 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 347 से 48 ईसा पूर्व। 46 है, बिल्कुल ठीक है, चलो 46 लगा दे। अगला क्वेश्चन, अरस्तू की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? अरस्तू की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक प्लेटो की है। ठीक है, द लाज प्लेटो की है। द प्रिंस मैकियावेली की है। पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है, अरस्तू के अनुसार कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप। कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप क्या है? कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप जो है यह आपका वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल 5040 व्यक्ति जो है एक राज्य में होने चाहिए। ये आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की अगर बात की जाए तो क्या नाम आएगा? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की अगर बात की जाए तो अरस्तू जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था और इसीलिए इसको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। अरस्तू को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा? बताएं, अरस्तू को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा? भैया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरस्तू को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांते ने कहा था। दांते एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं। दांते ने अरस्तू को क्या कहा? अरस्तू बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा? दांते ने कहा। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार कितने आधार स्तंभ हैं? प्लेटो के अनुसार कितने आधार स्तंभ है भैया? तो 4 आधार स्तंभ है प्लेटो के अनुसार। सी ऑप्शन। प्लेटो के आदर्श राज्य का प्रथम आधार स्तंभ क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य का जो प्रथम आधार स्तंभ है वो होता है न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 60 नंबर देखेंगे। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय होता है। शक्तिशाली का हित ही साधन मतलब कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यह कथन किसका है? ये थेसीमेकस का कथन है। थ्रेसीमेकस। अगला प्रश्न है, प्लेटो का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? प्लेटो का अंतिम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? प्लेटो का अंतिम ग्रंथ होता है द लाज। द लाज पुस्तक जो है किसकी है? ये प्लेटो का अंतिम जो है ग्रंथ है, प्लेटो का द लाज। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में सम्मिलित है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में क्या सम्मिलित है भैया? प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में जो है संपत्ति और पत्नी दोनों का साम्यवाद जो है प्लेटो बताते हैं। कहते हैं कि संपत्ति और पत्नी दोनों को एक प्रकार से राजा को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो राजा उसी के मोह में या लोभ या मोह में फंस जाता है। लोभ किसका होता है? धन का। और मोह किसका होता है? पत्नियों का, स्त्रियों का। अगला प्रश्न है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता क्या है बेटा? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता देखें, राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 64 नंबर प्रश्न है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए है? प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था जो है वो शासक और सैनिक दोनों वर्ग के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ये दोनों वर्ग जो हैं एक प्रकार से जनता के लिए होते हैं, तो राज्य के लिए होते हैं। अगर ये दोनों लिप्त हो जाएंगे किसमें? लोभ और मोह में, तो केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, ये दूसरों के बारे में नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इनके लिए जो है कहा गया कि ये धन और जो है परिवार से मुक्त रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 65 नंबर, प्लेटो ने समाज को कौन से 3 वर्गों में बांटा है? तो प्लेटो जो है मतलब किस में बांटते हैं भैया? 3 वर्गों में। प्लेटो की अगर बात की जाए, प्लेटो जो है समाज में 3 वर्ग जो बांटता है, उसमें एक पहला होता है शासक वर्ग, एक होता है सैनिक वर्ग और एक होता है उत्पादक वर्ग। ये 3 वर्ग है प्लेटो के समाज के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 66 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न, राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा? या राज व्यक्ति से पहले आया है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरस्तु का एक कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। परीक्षा में 100% ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये प्रश्न 100% आएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न, किसने कहा कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? ये भी प्रश्न लगातार परीक्षा में आ रहा है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु को लेकर के एक लेक्चर अभी बाकी है, जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा, उसको लेकर के परेशान ना हो आप। अगला प्रश्न, कुछ शासन करने के लिए एवं कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। कुछ शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, ये बात अरस्तु करता है। कौन कहता है? अरस्तु कहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु किसका शिष्य है? अरस्तु चेला है किसका? प्लेटो का, ठीक है। अरस्तु का चेला कौन है? जो है किसका नाम? सिकंदर। देखिए, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, किसने कहा? अरस्तु ने ही कहा था। मनुष्य इज अ सोशल एनिमल एंड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी मनुष्य जो है सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु ने ही कहा था। यह बात ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु ही पॉलिटिकल पुस्तक लिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं, ठीक है। द रिपब्लिक, द लॉज, ठीक है। द स्टेटसमैन पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। मैकियावेली, ठीक है, द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या है? बताएं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या हो सकता है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण जो है असमानता तथा अन्याय की वजह से क्रांति होगी। यह शासक अगर उद्दंडता करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो भी क्रांति हो सकती है। अनुचित सम्मान या अपमान, अगर किसी का बिना मतलब के अपमान किया जाएगा या बिना मतलब के किसी को सम्मान दिया जाएगा तो भी क्रांतियाँ हो सकती हैं। यानी ये सभी जो है कारण बताए अरस्तु ने क्रांति होने के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरस्तु नागरिक था कहाँ का? एथेंस का, या फिर एक प्रकार से स्पार्टा का, स्टेगिरा का, या साइरक्यूज का? बताएं। तो अरस्तु कहाँ का नागरिक था भैया? अरस्तु कहाँ का नागरिक था? अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु जो है कहाँ का शासन, मतलब कि ये एक प्रकार से ग्रीक के नागरिक थे, वैसे ग्रीस से, ठीक है। स्टेगिरा प्रांत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? स्टेगिरा प्रांत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? स्टेगिरा प्रांत में इनका जन्म हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, प्रश्न कह रहा है अरस्तु नागरिक था, तो नागरिक चूंकि स्टेगिरा का नहीं होगा, चूंकि यहाँ का निवासी होगा। स्टेगिरा में जन्म हुआ था यानी यहाँ का निवासी होगा। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, निवासी और नागरिक दोनों में बहुत अंतर है। एथेंस का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? एथेंस का नागरिक था बेटा, ये बात ध्यान रखें। नागरिक और निवासी में अंतर होता है। जैसे कि भारत के आप नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आप निवासी हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। यानी उत्तर प्रदेश के आप क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के आप नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नागरिकता देश की होती है और निवासी जो होता है वो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का भी हो सकता है।
अगला प्रश्न, किसने लिखा कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की एबिलिटी यानी योग्यता और कैपेसिटी यानी क्षमता रखता हो वही नागरिक है। नागरिकता के बारे में चूंकि अरस्तू ने काफ़ी काम किया है, तो अरस्तू कहते हैं कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो, वही को उस देश की नागरिकता देनी चाहिए। अरस्तू ने बात कही थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, मैक्सी के अनुसार कौन सबसे प्रथम महान राजनीतिक वैज्ञानिक था? मैक्सी के अनुसार, प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं कि सबसे महान राजनीतिक वैज्ञानिक जो था वो अरस्तू ही था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो अरस्तू की पुस्तक जो पॉलिटिक्स है ये 8 भागों में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। यह कथन किसका है? तो राज्य क्या होता है? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना होता है। यह बात भी अरस्तू ही कहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर, राज्यों अथवा संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राज्यों का अथवा संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन करने वाला जो विद्वान है बेटा, वो एक प्रकार से अरस्तू ही था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अरस्तू के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तू के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो अरस्तू के गुरु हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है एक प्रकार से अरस्तू कहता है ना, अरस्तू के अनुसार अगर बात की जाए, अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए अरस्तु, देखिए 5040 तो ये प्लेटो का कहना है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि 5040, ठीक है। ना बहुत कम भी नहीं कहता, बहुत अधिक भी, मतलब कि ना बहुत कम ना बहुत अधिक। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अरस्तु ये कहते हैं, ठीक है। अरस्तु आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या निर्धारित नहीं करते हैं, कहते हैं कि ना ज़्यादा मतलब कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, इस तरीके से सारी बातें अरस्तु बताते हैं। राज्य आत्मनिर्भर होना चाहिए, अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि एक प्रकार से राज्य अन्य राष्ट्रों के प्रति शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों से मुक्त होना चाहिए। राज्य में व्यक्तियों के लिए एक सुखी सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। राज्य का स्वरूप जैविक होना चाहिए और इसी प्रकृति एक जीवधारी के समान होनी चाहिए। अंगों का महत्व संपूर्ण के तरीके भी एक प्रकार से इन्होंने बताया, जो है कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है। अरस्तु जो है प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या निर्धारित नहीं करता है। वैसे प्लेटो 5040 बताते हैं कि आदर्श राज्य की जनसंख्या के बारे में, लेकिन अरस्तु नहीं निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटो ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? प्लेटो किसका समर्थन करता है? तो प्लेटो नगर राज्य की जो है नगर राज्य के बारे में बताता है, ठीक है, नगर राज्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु ने जिस प्रणाली का प्रयोग किया वह क्या था? निगमनात्मक, आगमनात्मक या विकासात्मक? तो अरस्तु जो है कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हैं? आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, आगमनात्मक पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 83 नंबर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो अरिस्टोटल ने यानी अरस्तु ने कहा था। राजनीतिक प्राणी ही पूछे तो भी अरस्तु ने ही कहा था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, दोनों में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो अरस्तु ही लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु कौन था भैया? अरस्तु था सिकंदर का गुरु। देखिए, और अरस्तु मतलब कि अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आ चुका, दास को सजीव साधन बताएं। दास को सजीव साधन माना गया है, दास को सजीव साधन माना है किसने? दासों को सजीव साधन माना है किसने? अरस्तु ने माना कि जो दास वर्ग होता है वो सजीव साधन होता है एक व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न आ चुका है, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, किसने कहा? राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने प्रदान किया? ये भी प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। राजनीति शास्त्र का पिता कौन है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो अरस्तु ही है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेक्चर जो होंगे ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही यूनिट नंबर 2 का भी आपके समक्ष लाऊंगा। पहले आपका क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाए। आज लगभग 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 89 नंबर प्रश्न, सिकंदर का शिष्य कौन था? सिकंदर का शिष्य मतलब सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अगला प्रश्न, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? बताएं, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। 62 साल तक ये एक प्रकार से जीवित रहे थे। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 384 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 90 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा था कि अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक जो है हमारे पूर्वजों से हमें मिली सबसे मूल्यवान थाती है? राजनीति विज्ञान के लिए यह सबसे बड़ी देन है जो पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक अरस्तु ने लिखी है। इसको किसने कहा था? सिसरो, ऑगस्टाइन, बोंदा या जोलर? किसने कहा था? तो जोलर महोदय ने कहा था कि अरस्तु की रचना जो पॉलिटिक्स है ये हमारे पूर्वजों से मिली हमें सबसे मूल्यवान थाती है, सबसे मूल्यवान वस्तु है। राजनीति विज्ञान की यह सबसे बड़ी देन जो है अरस्तु की पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक है। अगला प्रश्न 92, नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र, नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र किसने कहा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र किसने कहा? अरस्तु ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का, परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। यह परिभाषा किसने दी है राज्य के बारे में? राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह अरस्तु ने कहा था, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न, प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, कथन किसका है? बताएं, प्लेटो का साम्यवाद जो है आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, यह कथन अरस्तु ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के, यह कथन किसका है? बताएं, या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या फिर अरस्तु के, यह कथन प्रोफेसर मैक्सी का है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, किसका कथन है? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के, यह किसका कथन है? ये मैक्सी का है, प्रोफेसर मैक्सी। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार किसे दास नहीं बनाया जा सकता? किसको दास नहीं बना सकते आप? अरस्तु कहता है कि दास किसको नहीं बनाया जा सकता? यूनानियों को आप दास नहीं बना सकते, यानी कि जो नागरिक यूनान के हैं उनको दास नहीं बना सकते, बाकी सभी को बना सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, किसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है? बताएं, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है भैया? अरस्तु को ही संविधानवाद का जनक कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु को आदमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता किसने कहा? आदमी का मस्तिष्क तथा शरीरधारी बुद्धिमत्ता अरस्तु को किसने कहा था? तो अरस्तु को किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरस्तु को आदमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरस्तु को आदमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता किसने कहा? तो किसने कहा था? स्वयं प्लेटो ने कहा था। प्लेटो जो कि इनके गुरु थे, इनको जब पढ़ाते थे तो उनको पता चला जो है कि ये एक प्रकार से बहुत बुद्धिमान आदमी था। इसी वजह से इनके गुरु इनसे प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने कहा था, प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन भी अरस्तु का ही है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ। इससे पहले इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 से ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम समझ चुके हैं।
तो पॉलिटिकल साइंस का आज हो गया, ऐसे हिंदी का, ज्योग्राफी का, अन्य सब्जेक्ट का आता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जो साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी बचा, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी के बारे में अब की बार सोचा जाएगा। और हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, एजुकेशन, इन सभी का यानी एजुकेशन वही, साइकोलॉजी हो गया आपका, ऐसे ही और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, मनोविज्ञान हो गया, ये सब आपके लिए आता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।